हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग का डे 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉरी डे 7 रहेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ना आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, बंद, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट साथ में हमें आईआर कोड के साथ में, जैसा मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करते हुए पढ़ाते हुए जा रही हूँ, तो हम वो भी देख लेंगे कि भाई आईआर कोड में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको दोनों ही चीजें अच्छे से पता रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कब आया था? तो ये हमारी आजादी से कुछ समय पहले ही आ गया था, 11 मार्च 1947 में। तो 1 अप्रैल 1947 में ये एक्ट जो है वो आपका कमेंस हो चुका था। तो अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, तो ये फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग भी रहती है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? तो हमें इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट करना था सभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का, कि भाई क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि कौन सही कौन गलत, क्या चीजें यहाँ पर हम कर सकते हैं, कैसे सेटलमेंट होना है। इंडस्ट्रियल पीस यहाँ पर हमें लेकर आना था और हार्मनी बिठानी थी। वो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू। तो अगर हम बात करें, ये एक्ट आपका पूरे ही इंडिया में लग रहा था। ऑल दो कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स भी यहाँ पर हुई थी, तो अलग अलग यहाँ पर स्टेट से, स्पेशली अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो काफी सारी अमेंडमेंट्स उन्होंने अपने अपने लेवल पर की थी। बट हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर सेंट्रल एक्ट ही इम्पोर्टेंट है, उसी को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये गोवा, दमन एंड दीव पर भी लग गया था और पौंडीचेरी पर भी। तो यहाँ पर तो हमें पता ही है, आपके पास में फ्रेंच गवर्नमेंट्स थी, तो जिसकी वजह से ये एक्ट यहाँ पर बाद में लगा था, जब इनको भगा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, जो कि अभी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बन चुके हैं, उसके ऊपर भी ये इनैक्ट हो गया था। तो पूरे देश में ही लग गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉर इंडस्ट्रीज कैरिड ऑन और बाय अंडर इट्स अथॉरिटी रेलवे कंपनीज कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज, इनको यहाँ पर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। पीएसयूज, कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जैसे एलआईसी हो गया। अब एलआईसी यहाँ पर एलआईसी एक्ट के अंडर आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आता है, ओएनजीसी आपका एक्ट के अंडर आता है। तो ये सभी भी यहाँ पर जो हैं, और वो कंपनीज जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, दैट इज या तो 51% है या फिर 50% से भी ज्यादा है, यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी एक मेजोरिटी शेयर होल्डर है। स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीएसयूज में हो या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज जो स्टेट के कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्प्यूट्स की, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी आपकी आएगी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अथॉरिटी है, कंट्रोल जो करेगी स्टैब्लिशमेंट्स को जहां जहां डिस्प्यूट्स हमारे अराइज हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का समझ में आया कि भाई ये यहाँ पर जो भी हमारे पास में बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये गवर्नमेंट ही मैनेज करे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही तो इनकी ओनर हो गई इन एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडस्ट्रीज की। देन आता है आर्बिट्रेटर। तो एक यहाँ पर एम्पायर रहेगा जो कि दोनों के बीच में सुलह कराएगा। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो सोल्यूशन ढूंढेगा, डिस्प्यूट को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करा जाएगा। एवरेज पे, तो मंथली पेड वर्कमैन हो सकते हैं, वीकली पेड या फिर डेली पेड। तो एवरेज ऑफ वेजेस ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स, जो पिछले 3 महीने में हमने पैसा दिया इनको। ठीक है, अब हमने कभी हो सकता है 10,000 रुपीज दिए, एक बार हो सकता है 12,000 रुपीज बैठे हो, एक बार हो सकता है अगेन 11,000 आए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को ऐड कर कर एवरेज निकाल लेना है। वीकली पेड में हम क्या करेंगे, जो 4 वीक्स है हमारे, 4 वीक्स में ऑलमोस्ट एक महीना बन जाता है, अदरवाइज 5 वीक्स का होता है महीना। तो यहाँ पर हमें उसका एवरेज निकालना है। अगर डेली पेड की बात करें, तो लास्ट 12 वर्किंग डेज में, अच्छा वर्किंग डेज कौन से होते हैं ये आपको पता है ना? देखो, वीकली में हम कंप्लीट वीक ले रहे हैं, कैलेंडर में हम कंप्लीट मंथ लेंगे, लेकिन डेली वाले में हम केवल वर्किंग डेज लेंगे। वर्किंग डेज कौन से होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है,
ऑफ कोर्स जैसे मान लो कोई कंपनी है जो कि मंडे से फ्राइडे तक काम करती है और सैटरडे संडे ऑफ रखती है, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं वर्किंग डेज और ये हो जाते हैं नॉन वर्किंग डेज। ओके, नेक्स्ट आता है अवार्ड। तो इंटरिम या फिर फाइनल डिटर्मिनेशन होगा किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, तो इसे कौन करेगा? लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पर आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड भी आ जाता है अंडर सेक्शन 10A। देन आती हैं बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज मतलब बैंक्स आपके जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंकिंग कंपनीज एक्ट देखने के लिए मिलेगा 1949। तो इनकी ब्रांचेस किसी एक स्टेट से ज्यादा में रहेंगी। आपका आरबीआई, इवन आरबीआई क्या है, यूजुअली यहाँ पर रेगुलेटर होता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स बनाता है, बट हम आरबीआई को भी लेकर चलेंगे। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। सब्सिडरी बैंक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग बैंक्स होते हैं, जैसे एक मेन बैंक है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर जो नैनीताल बैंक है वो इसकी सब्सिडरी बैंक है, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नैनीताल बैंक की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग होगी, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और सिडबी एक्सेट्रा। देन आती है बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। तो ये भी हमारे सेक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट होता है। कंसिलेशन के बारे में इन फ्यूचर हम मतलब इसी क्लास में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्लोजर की बात कर लेते हैं, तो परमानेंट क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है किसी जगह की जहां पर लोग जॉब करते थे, ठीक है, या फिर उसके किसी पार्ट की। जैसे मान लो यहाँ पर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक ऑपरेशंस को अपने बंद कर रही है, या हो सकता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें से किसी एक ब्रांच को बंद किया जा रहा है। कंसिलेशन ऑफिसर, तो यहाँ पर सेटलमेंट एफर्ट्स, कंसिलेशन का मतलब क्या है? सेटलमेंट है, तो जो सेटलमेंट एफर्ट्स हमारे पुट किए जाएंगे किसी ऑफिसर के थ्रू। प्रोसीडिंग्स, जिस प्रोसीडिंग्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे हमारे कंसिलेशन ऑफिसर के सामने लेकर जाएंगे या बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के सामने लेकर जाएंगे। कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है अंडर दिस एक्ट, जिसको हमें यहाँ पर लेकर आना है। इन्वेस्टिगेशन भी देखा था ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के दो ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो था आपका इन्वेस्टिगेशन और एक था सेटलमेंट। इन्होंने कराना है सेटलमेंट, कोर्ट ने करानी है इंक्वायरी। एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो हैं उनके अंदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी रहेंगे। लोकल अथॉरिटी इंडस्ट्रीज में सीईओ आ जाते हैं। और राजस्थान की अमेंडमेंट हुई थी जिसमें इन्होंने इंडस्ट्री ओनर को यहाँ पर बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं फॉर पार्ट ऑफ वर्क। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस यही दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर ओरिजिनल डेफिनेशन 1947 में इंडस्ट्री के लिए क्या है? तो कोई भी बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज या फिर ऑक्यूपेशन हमारे वर्कमैन का, ठीक है। 1982 में यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज किया गया था, तो ये फुल्ली एनफोर्स नहीं हुई। कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो हमारे एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो रही है, क्यों हो रही है? कि भाई प्रोडक्शन करना है, सप्लाई करना है सामान को, या फिर हमें गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसमें आपका डॉक, लेबर बोर्ड्स आ जाते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आ जाती हैं। एक्सक्लूड क्या होगा आपका? एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिक बॉडीज, केवीआईसी दैट इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज आपकी। सॉवरेन फंक्शंस हैं अगर हमारी गवर्नमेंट के, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस और डोमेस्टिक सर्विसेज। या कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें 10 से कम लोग हैं, ठीक है, जहां पर 10 से कम लोग हैं वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका कहाँ कहाँ हो सकता है? तो हमने देखा था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर एंड यहाँ पर वर्कमैन के बीच में, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दो लोग हो सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये हमें एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ लेबर से रिलेटेड रहेगा। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो जहां पर काम आपका हो रहा है, इंडस्ट्री कैरी ऑन हो रही है, तो यहाँ पर सेपरेबल यूनिट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि हमारी कैरिंग इंडस्ट्री के अंडर आएंगी। प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी यहाँ पर क्या है कि आप पूरी की पूरी जो आपकी डीम्ड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ना, देखो कहीं पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही थी, इसके अलावा पैकेजिंग से लेकर सप्लाई तक का काम कहीं और हो रहा था।
तो ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स हो सकती हैं। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ले ऑफ, ले ऑफ क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो समझो ले ऑफ का मतलब है, जैसे आप लोग बहुत बार न्यूज में पढ़ते हो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज को हटा दिया, गूगल ने हटा दिया। इस बार टीसीएस का आया था कि उन्होंने मिडिल मैनेजर्स को ले ऑफ कर दिया। तो ले ऑफ का क्या मतलब है कि जॉब से निकालना। अच्छा, अब जॉब से ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में कोई इशू आ रहा है। इशू किससे रिलेटेड है एम्प्लॉयर के पास में, कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो शॉर्टेज हो गई, पावर नहीं है या कोल की दिक्कत आ रही है, मेरे पास में बहुत ज्यादा स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो चुका है, अभी वो बिक ही नहीं रहा, ठीक है, या फिर मेरी मशीनरी ही खराब हो गई, या नेचुरल कैलामिटी आ गई, या फिर कोई कनेक्टेड रीजन है, ठीक है। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयर इनेबल है या फिर वो रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं जॉब नहीं दे पाऊंगा। तो वर्कमैन डीम्ड यहाँ पर क्या होते हैं, लेड ऑफ होते हैं अगर वो रिपोर्ट करें काम के लिए, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाए अगले 2 घंटे में। मैं काम पर गई मगर मेरे लिए कोई भी काम नहीं था, 2 घंटे तक मैंने पूछते ही रही कि भाई काम कुछ है तो दे दो, लेकिन नहीं था, तो एक तरीके से माना जाएगा कि मेरा ले ऑफ हो गया। ओके, तो ये हो जाता है हमारा ले ऑफ। ले ऑफ में क्या होगा कि वर्कमैन जो है, ठीक है, उसको एम्प्लॉयर काम दे नहीं पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके पास में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। देन आ जाता है लॉकआउट। लॉकआउट क्या है, एम्प्लॉयर ने मना कर दिया कि भाई मैं अभी कुछ टाइम यहाँ पर कंपनी को बंद रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि माइट भी मैं खुश नहीं हूँ अपने वर्कमैन से। तो यहाँ पर टेम्पररी क्लोजिंग हो गई एम्प्लॉयमेंट की, काम को सस्पेंड कर दिया गया, या फिर एम्प्लॉयर ने यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करने से रिफ्यूज कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉक आउट, ठीक है। लॉकआउट का बस इतना समझ लो कि एम्प्लॉयर ही मना कर रहा है काम करवाने से। देन आपका आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इसमें आपके पास क्या क्या आएगा, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, मेजर पोर्ट्स, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पावर, लाइट, वाटर सप्लाई, कंजर्वेंसी, सैनिटेशन। यहाँ पर हर एक चीज आपकी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो सभी आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, तो मैक्सिमम आपकी ये 6 महीने के लिए रहेगी, जिसको हम इन फ्यूचर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको लॉकआउट के बारे में पता होना चाहिए, ले ऑफ के बारे में। अब आते हैं हम यहाँ पर रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ का क्या मतलब था कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो काम दे नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर ने अपने वर्कमैन की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, बोला कि नहीं तुम काम नहीं करोगे। अब वो रीजंस यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं अदर देन कि भाई कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, या फिर हमारे वर्कमैन ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, या सुपर एनुएशन हो गया, मतलब यहाँ पर अब इनकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, 60 साल के हो गए, या फिर एक्सपायरी या नॉन रिन्यूअल हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इनसे 5 साल का था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और टर्मिनेशन यहाँ पर हो रही है ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में तो हम रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे, अदरवाइज ये आपका रिट्रेंचमेंट कहलाएगा। अब रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि भाई एम्प्लॉयर काम नहीं करवाना चाहता। क्यों नहीं करवाना चाहता, उसको काम पसंद नहीं है, ठीक है, या ज्यादा लोग हायर कर लिए तो कुछ कम लोग कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होगा, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में एक एग्रीमेंट हो रही है, या तो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, अदरवाइज यहाँ पर राइटिंग में जो कि हमने साइन किया है, हमारे वर्कर ने भी और हमारे एम्प्लॉयर ने भी, और यहाँ पर हमने नोटिफाई करा है इसको गवर्नमेंट एंड कंसिलेशन ऑफिसर के पास में। अब अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्राइक। स्ट्राइक के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर काम ही रोक दिया गया। कौन रोक रहा है काम, वर्कमैन अपनी मर्जी से। ले ऑफ में यहाँ पर एम्प्लॉयर की मजबूरी है काम से निकालना। रिट्रेंचमेंट में वो जानकर यहाँ पर काम से निकाल रहा है। लॉकआउट में उसकी कुछ नाराजगी चल रही है तो उसने काम बंद कर दिया।
और स्ट्राइक में यहाँ पर वर्कर्स ने मना कर दिया कि भाई हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी कोई शर्त पर्टिकुलरली यहाँ पर हो नहीं जाती या फिर मानी नहीं जाती है। तो रिफ्यूजल टू वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं वर्कमैन कौन है। इतनी देर से वर्कमैन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिनको हमने इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया कि आप मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, क्लैरिकल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी किसी भी तरह का काम कर रहे हो, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर हायर करा है और हम इसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड देते हैं, मेजरली यहाँ पर सैलरीज या फिर वेजेस देते हैं। तो इसमें आपके डिसमिस्ड, डिस्चार्ज्ड, रिट्रेंच्ड पर्संस जो हैं उनको भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। मान लो किसी को जॉब से निकाल दिया गया और कोई खास कारण नहीं था, ठीक है, किसी डिस्प्यूट की वजह से निकाला गया, तो ऐसे में उनको भी हम यहाँ पर वर्कमैन ही मानकर चलेंगे। अब क्या एक्सक्लूड किया गया है, तो जितने भी आर्म्ड फोर्स पर्सोनल्स हैं, पुलिस या प्रिजन एम्प्लॉयज हैं, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या सुपरवाइजरी स्टाफ के हैं जिनकी अर्निंग 10,000 रुपीज या फिर उससे ज्यादा है और वो यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आगे आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे कि भाई ये जो 10,000 रुपीज है ये आपके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट अमेंडमेंट्स के बारे में। तो ये आपकी जो है सेल्स प्रमोशन वर्क के लिए भी आ गई थी, बट अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। डेफिनेटली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अलग अलग स्टेट्स ने अपने लिए लगाया था, चेंजेस किए थे। देन आता है डिसमिसल ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन। तो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा कि हमने किसी इंडिविजुअल वर्कमैन को यहाँ पर डिसमिस कर दिया, रिट्रेंच कर दिया या उनको काम से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई यूनियन नहीं भी इन्वॉल्व है तो भी ऐसा हो सकता है कि इनको काम से गलत वजह से निकाला गया, तो ये लेबर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं जब यहाँ पर कंसिलेशन अटेम्प्ट के लिए विद इन 45 डेज। आज अगर निकाला गया तो अगले 1.5 महीने में, दैट इज 45 डेज के अंदर अंदर उनको कहीं भी वो लेबर कोर्ट वगैरह में जाकर बोल सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मुझे बिना बात के निकाला गया है, मुझ पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर हम 3 साल के अंदर अंदर देंगे और कुछ हमारे स्टेटमेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि जरूरी नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 45 डेज का आपका कंसिलेशन अटेम्प्ट होगा। पहले हमें क्या करना है, सॉरी मैंने हल्का सा गड़बड़ बता दिया। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि मैंने कोशिश की कि भाई कंसिलेशन हो जाए, नहीं हुआ, तो फिर इसके जो कंसिलेशन अटेम्प्ट था इसके 45 दिन के अंदर अंदर तब मुझे लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल पर जाने का अलाउड है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या क्या अथॉरिटीज इस एक्ट के अंदर दी गई हैं। तो हमने देखा था जितने भी एक्ट्स थे वहां पर 100 या उससे ज्यादा के जो वर्कमैन हैं उन पर एक्ट्स अप्लाइड थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये आपका 300 वर्कमैन वाली एस्टैब्लिशमेंट्स हो गई थी। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन हैं और प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं या फिर किसी टाइम पर एम्प्लॉयड थे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पर हमारे वर्क्समैन कमिटी में। वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होने चाहिए, या तो बराबर हो सकते हैं या तो ज्यादा हो सकते हैं। वर्कमैन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हम चूज करेंगे और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, जैसा हमने ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम उस एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ड्यूटी क्या है इस कमिटी की, तो यहाँ पर वर्क्स कमिटी की ड्यूटी है कि वो एमिकेबल रिलेशंस जो हैं कि भाई कोई भी यहाँ पर ऐसी लड़ाई झगड़े ना हो, हार्मोनी में काम करें लोग, तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में उसको प्रमोट करेंगे। जो भी हमारे कॉमन कंसर्न के मैटर्स हैं उस पर कमेंट करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है उसे रिजॉल्व कर दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट अमेंडमेंट्स है। स्टेट अमेंडमेंट्स अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे। अगर आपको पढ़ना है कि क्या हुआ था स्टेट अमेंडमेंट्स में तो वो आप देख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 4 दैट टॉक्स अबाउट कंसिलेशन ऑफिसर्स। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि कंसिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी। इनका ड्यूटी क्या है, मीडिएटर बनना, ठीक है। दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक तीसरा इंसान आएगा बोलेगा भाई मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है,
और फिर वो यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाल देगा। तो सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी डिस्प्यूट्स की। अब अपॉइंटमेंट जो है वो किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती है, या दोनों के लिए हो सकती है। परमानेंट भी हो सकती है कि भाई हमने यहाँ पर परमानेंटली आपको हायर कर लिया, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है कि भाई इस एक डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व करवाने में हेल्प कर दो, यहाँ आपकी एक्सपर्टीज है और उसके बाद में हम आपको यहाँ फ्री कर देंगे। देन आता है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। बोर्ड ऑफ कंसिलेशन क्या करेगा, इसको भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही हमारी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। तो कॉम्पोजिशन में आपके पास एक चेयरमैन रहेंगे जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और 2 या 4 मेंबर्स रहेंगे जो कि दोनों ही पार्टीज को इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि एक वर्कमैन की तरफ से आ गए, एक एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपनी साइड से 2 लोगों को ले आए, तो वर्कमैन की साइड से भी 2 ही लोग आएंगे। ठीक है। कोरम की बात कर लेते हैं। कोरम क्या है कि भाई मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हमारा प्रिस्क्राइब होता है। तो एक्ट में यहाँ पर आप अगर यहाँ वैकेंसीज हैं, एब्सेंस है, तो भी बोर्ड ऑफ कंसिलेशन अपना काम कर सकती है। और इनका काम क्या है कि जो भी सेटलमेंट्स होने हैं वो सेटलमेंट्स को ये प्रमोट करें, और किसके सेटलमेंट्स, जो भी डिस्प्यूट्स हमारे वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में आ रहे हैं। देन आता है सेक्शन 6, जो कि है आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो इसको भी गवर्नमेंट ही लेकर आती है। तो ये क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने बताया था कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बुलाया जाएगा। कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं या मल्टीपल इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, और एक इनमें से चेयरमैन होते हैं अगर यहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे। इसके अलावा कोरम आपका प्रिस्क्राइब रहेगा, और आप यहाँ पर बिना चेयरमैन के एक्ट नहीं कर सकते हो अगर इनकी पोस्ट वेकेंट हो जाती है। ठीक है। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन में आप एक्ट कर सकते हो अगर कोई एब्सेंट है या वैकेंसीज हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में चेयरमैन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। लेबर कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स आपके क्या है यहाँ पर, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। फंक्शन क्या है कि जो भी मैटर्स आपके सेकेंड शेड्यूल में आ रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डिसमिसल, स्ट्राइक्स, वो सभी मैटर्स को ये एडजुडिकेट करेगी, उन सभी मैटर्स को देखेगी। कॉम्पोजिशन यहाँ पर एक पर्सन रहेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, जैसे जज होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, या तो ये एक हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज हो सकते हैं 3 साल या उससे ज्यादा के लिए। जुडिशियल ऑफिसर हैं तो 7 साल या उससे ज्यादा के लिए। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर लेबर कोर्ट के जो हैं, स्टेट एक्ट के अंडर भी हो सकते हैं, दैट इज फॉर 5 years और मोर देन दैट। ठीक है। डिप्टी यहाँ पर चीफ लेबर कमिश्नर हो सकते हैं सेंट्रल, या फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ लेबर स्टेट, जिनके पास में लॉ की डिग्री है और 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कंसलेशन ऑफिसर है तो ये 3 साल का इनके पास में एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके अलावा इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 3, जिनके पास 30 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जैसे आईएएस होते हैं ऐसे ही लीगल सर्विस ऑफिसर होते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट या फिर एक टेबल बना लो। तो यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज हो सकते हैं 3 साल या उससे ज्यादा के लिए, या फिर जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं 7 साल या उससे ज्यादा के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं लेबर कोड के यहाँ पर अंडर स्टेट एक्ट फॉर 5 years और मोर, या फिर यहाँ पर डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल में हो सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर हो सकते हैं लेबर के, जिनके पास लॉ की डिग्री है और 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल का यहाँ पर कंसिलेशन ऑफिसर का भी एक्सपीरियंस ऐड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 7A, ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अगेन इनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इनको जो भी सेकंड और थर्ड शेड्यूल हमारा है, ठीक है, जैसे वेजेस, बोनस, इससे रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पर देखना होगा। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक पर्सन यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, और हाई कोर्ट के जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जिनके पास 3 साल से ज्यादा या 3 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई सीनियर लेबर और सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है, वो यहाँ पर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर असेसर्स हो सकते हैं जो कि असेस करेंगे, पूरे मैटर को चेक करेंगे और ट्रिब्यूनल को एडवाइस करेंगे।
कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स थे यहाँ पर, वो अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एक्ट में दे रखे हैं तो मैंने बस लिख दिए हैं, बट अब एग्जाम में नहीं आएंगे। सेक्शन 7B नेशनल ट्रिब्यूनल्स, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कॉन्स्टिट्यूट करती है। अभी हमने नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स देखे, अब हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रिब्यूनल्स को बना रही है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। तो भाई जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हमारे पास में डिस्प्यूट्स हैं, या फिर ऐसे डिस्प्यूट्स जो यहाँ पर एक स्टेट से ज्यादा की इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक पर्सन रहेंगे, और कॉम्पोजिशन भी इसकी एक ही पर्सन की है, जहाँ पर केवल हाई कोर्ट के जज ही आ सकते हैं। बाकी ट्रिब्यूनल में तो काफी लोग थे, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल ट्रिब्यूनल की, तो वहां पर केवल और केवल इसको हेड या फिर इसको प्रिसाइड हमारे एक हाई कोर्ट के जज कर सकते हैं। और यहाँ पर असेसर्स होने चाहिए, जिनको हमने अपॉइंट करा है ताकि वो एडवाइस करें ट्रिब्यूनल को। डिस्क्वालिफिकेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, तो यहाँ पर उनको ना तो अपॉइंट किया जाएगा, और अगर उन्हें अपॉइंट कर भी दिया तो वो अपनी पोस्ट खाली कर देंगे अगर उनकी उम्र 65 ईयर से ज्यादा हो गई और वो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर आप जिस इंडस्ट्री के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने जा रहे हो, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो आपका इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं रहोगे, ना तो यहाँ पर आपके रिलेटिव्स, ना ही आप। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर्विस कंडीशन, तो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म 21 यहाँ पर एक एक्ट आया था जिसको गवर्न कर रहा है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स। तो अर्लियर जो अपॉइंटीज थे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आ रहे थे, अब कैसे आते हैं, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट के अंडर यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेकर आया जाता है। इंडिया में अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग चीजों के लिए। देन आते हैं सेक्शन 8 में कि भाई वैकेंसीज अगर हो गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, चेयरमैन की, मेंबर की, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई कोई बाहर गया है थोड़ा घूमने वूमने के लिए, तो वो टेम्पररी एब्सेंस है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर परमानेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको यहाँ पर इसको फिल करना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए, और अदर ट्रिब्यूनल्स है, स्टेट ट्रिब्यूनल्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारी कहाँ से शुरू होंगी, जिस स्टेज पर उन्होंने केस को छोड़ा था। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर पेनल्टी, सॉरी, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स यहाँ पर जो हैं, ठीक है, हमारे की भाई चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, उसको हम यहाँ पर केवल और केवल इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है। सेटलमेंट जो है वो आपके इनवैलिड रहेंगे मियरली ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्सिलेशन पीरियड और कैजुअल एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक ऑर्डर आया था कि चेयरमैन को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एट दैट टाइम ही जब हमारा ऑर्डर पास हुआ, तब आपने बोल दिया कि अरे यार यहाँ तो वैकेंसी आ गई, अब हमारा ऑर्डर पास हुआ और यहाँ वैकेंसी आ गई, तो हमारा ऑर्डर नहीं माना जाएगा। ना तो आप ऐसा बोल सकते हो, और ना ही आपकी सेटलमेंट जो है वो इनवैलिड होगी अगर कंसिलेशन पीरियड यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है या कैजुअल एब्सेंस हो जाती है मेंबर्स की। देन आता है नोटिस ऑफ चेंज। अब इसके बारे में आपका आईआर कोड भी बात करता है। तो सेक्शन 9A जो है ये बात कर रहा है नोटिस ऑफ चेंज की। तो एम्प्लॉयर कैन नॉट चेंज सर्विस कंडीशंस, ये यहाँ पर सर्विस कंडीशंस को बदल नहीं सकते हैं बिना 21 दिन का नोटिस दिए अपने अफेक्टेड वर्कमैन को। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ चेंज भी करनी है, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू अवर सर्विस कंडीशंस, तो यहाँ पर दैट इज 4 शेड्यूल के मैटर्स, अभी हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में, तो वो आप बिना 21 दिन का नोटिस दिए नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस क्या है कि यहाँ पर चेंज आया क्योंकि सेटलमेंट करवाया गया था, या किसी कोर्ट ने, यहाँ पर लेबर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया, और गवर्नमेंट सर्विस रूल अप्लाई हो रहे हैं जैसे सिविल सर्विस, रेलवे, डिफेंस एक्सेट्रा। देन आता है सेक्शन 9B की भाई पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, टू एग्जाम टू। तो गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को या वर्कमैन को सेक्शन 9A से एग्जाम्पशन दे सकती है कि आपको नोटिस नहीं देना है अफेक्टिव वर्कमैन को। कब नहीं देना है, जब यहाँ पर ये प्रीजुडिशियल है टू एम्प्लॉयर्स कॉजिंग सीरियस रेपरकशंस, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पर कुछ अफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बिना 21 दिन का नोटिस दिए भी आगे बढ़ सकते हैं। देन आ जाते हैं
हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर 2B, जिसमें हम ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी की बात करेंगे। ग्रीवांसेस क्या होते हैं कि भाई मैं किसी जगह काम कर रही हूँ, वहाँ पर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, कंटिन्यूसली परेशान करते हैं, या मेरे इस तरह के कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर सभी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर 20 वर्कमैन या उससे ज्यादा काम करते हैं, वहाँ हमें जीआरसी रखनी होगी। अब जीआरसी की कॉम्पोजिशन में एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन दोनों की साइड से ही सेम नंबर ऑफ लोग आने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स। चेयरमैन जो है वो हर साल बदलेंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की साइड से एक साल आए तो अगले साल यहाँ पर वर्कमैन की साइड से आएंगे, ऑल्टरनेट वे में चलेगा। टोटल मेंबर्स आपके 6 रह सकते हैं। विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2 मेंबर्स यहाँ पर आपके पास में अगर हैं जीआरसी कमिटी में, तो उनमें से एक कोई विमेन होनी चाहिए और अगर 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो प्रेपोर्शनेट इंक्रीज हमारे वुमेन के नंबर्स में हमें करनी है, वुमेन मेंबर्स के। देन आती है बात प्रोसीडिंग्स की। तो जो भी प्रोसीडिंग्स हमारी जीआरसी के पास आएंगी वो इन्हें 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। अगर आज कंप्लेंट आई है तो 30 दिन के अंदर रिजॉल्व करो मैटर को। अपील की बात करें तो अगर वर्कमैन डिससेटिस्फाइड हैं तो वो अपील कर सकती हैं एम्प्लॉयर के पास में। एम्प्लॉयर को यहाँ पर जो अपील है वो 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर डिस्पोज करनी है और रिटर्न डिसीजन देना है कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है। सेफ गार्ड्स की बात करें तो जीआरसी जो है वो यहाँ पर वर्कमैन की राइट को खत्म नहीं कर रही है कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को अपने रेस कर पाए, और ये यहाँ पर उन एस्टेब्लिशमेंट्स में नहीं लगेगी जिनके पास में ऑलरेडी अपना ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। मैंने ऑलरेडी एक बनाकर रखा हुआ था, ये एक्ट आगे इन्होंने बोला कि अब आपको ये चीजें करनी है, तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पर फिक्स्ड है, तो हम उसे फॉलो कर लेंगे। अब राजस्थान की अमेंडमेंट्स हैं, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं कि भाई इन्होंने कैसे कैसे चीजों को हटाया है, चेंज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेफरेंसेस ऑफ डिस्प्यूट्स की तरफ। तो यहाँ पर पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सबसे पहले तो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इनका यहाँ पर ओपिनियन है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो एग्जिस्ट करता है या फिर एप्रीहेंडेड है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिटन ऑर्डर देंगे और मैटर को रेफर कर देंगे। तो किसको मैटर भेजा जाएगा यहाँ पर, तो जो अथॉरिटीज हैं जिनको रेफरेंस किया जा सकता है, पहले है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन कि भाई सेटलमेंट लेकर आओ यहाँ पर। दूसरे हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो मैटर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो मैटर्स अगर कनेक्टेड हैं, ये रेलिवेंट है डिस्प्यूट के लिए। लेबर कोर्ट के पास में एडजुडिकेशन होगा अगर यहाँ पर डिस्प्यूट आपका सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड है। अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है तो यहाँ पर आपके पास एडजुडिकेशन कब होगा, अगर डिस्प्यूट जो है वो आपका सेकेंड या थर्ड शेड्यूल के मैटर से रिलेटेड है। स्पेशल प्रोविजन की बात कर लेते हैं। तो अगर डिस्प्यूट यहाँ पर उन मैटर से रिलेटेड है हमारे थर्ड शेड्यूल के, लेकिन ये 100 या उससे कम वर्कमैन को अफेक्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्टिल यहाँ पर लेबर कोर्ट में से रेफर कर सकती है। हमने देखा कि वही मैटर लेबर कोर्ट में जाएंगे जहां पर कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 100 लोग या उससे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री आई जहां पर 90 ही लोग काम करते हैं, लेकिन मैटर यहाँ पर जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है थोड़ा सीरियस है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो लेबर कोर्ट के पास में इस मैटर को रेफर कर सकती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं कंपलसरी रेफरेंसेस क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। तो अगर डिस्प्यूट आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड है तो एक यहाँ पर नोटिस भेजा जाता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले तो रेफर करेगी डिस्प्यूट को, और यहाँ पर अनलेस कि इसको ऐसा लगा कि जो नोटिस है वो फ्रिवलेस, वैकेशियस या फिर इनएक्सपेडिटेंट है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें बेसिकली इनको क्या करना है कि ठीक है यार, अगर यहाँ पर आपको डिस्प्यूट है कोई, तो आप कुछ जरूरी नहीं है कि आप 21 दिन का नोटिस दो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आप काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि लाइट रोक दोगे आप या फिर कुछ चीजें हो जाएंगी। बस गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इस डिस्प्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है किससे रिलेटेड, कि भाई किस तरीके से स्टेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल में हम अपना रेफर कर सकते हैं।
ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो कि हमें, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी ऐसा केस है, ठीक है, जहाँ पर कि हमारे पास में एक डिस्प्यूट है और ये एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो ये लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में इसको भेज सकती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। नेशनल ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्टली मैटर नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकता है अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपका नेशनल इंपॉर्टेंस का है, या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स में आपकी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और हो सकता है नहीं है, तो दोनों ही मैटर्स में भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि इस केस को नेशनल ट्रिब्यूनल में भेजो। रेफरेंस ऑन जॉइंट एप्लीकेशन बाय पार्टीज, तो यहाँ पर अगर पार्टीज जो हैं डिस्प्यूट में, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, जॉइंटली या सेपरेटली अप्लाई करते हैं इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, रेफर कर देगा डिस्प्यूट को इफ इट इज सेटिस्फाइड कि भाई एप्लीकेंट्स जो हैं वो मेजोरिटी दिखा रहे हैं हर एक पार्टी की तरफ से। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा मैटर है जो कि यहाँ पर इनका आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन साथ में तो दोनों काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, एक जॉइंट एप्लीकेशन देंगे। अब जॉइंट एप्लीकेशन देंगे तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, दोनों ही पार्टी की तरफ से मेजोरिटी लोग आ रहे हैं, तो हम इसको, इस डिस्प्यूट को यहाँ पर रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, टाइम लिमिट क्या है अवार्ड्स की, मतलब कि कितने टाइम में आपका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा और जो भी यहाँ पर ऑर्डर आना है वो आ जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ पर अगर हमारे रेफरेंस किया गया है टू लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड में हमें अवार्ड देना है। अगर इंडिविजुअल वर्कमैन से रिलेटेड है तो 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लिया जाएगा। ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे एप्लीकेशन जो है हमारी पार्टीज की, उसके पीरियड को, अगर यहाँ पर रीजन दिए गए राइटिंग में कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा वैलिड रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो पार्टीज हैं इनके केस को हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े और लंबे समय के लिए लेके जाना पड़ेगा। टाइम स्पेंट अंडर स्टे इंजंक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन। अब कोई केस था जो सिविल कोर्ट में चला गया था और वहां पर हमें लग गया टाइम, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी हम अपने अवार्ड वाले टाइम में कैलकुलेट कर कर चलेंगे। प्रोसीडिंग्स यहाँ पर लैप्स नहीं होंगी अगर स्पेसिफाइड टाइम आपका एक्सपायर हो गया। मान लो कोई आपके पास यहाँ पर 3 महीने से पहले पहले इंडिविजुअल वर्कमैन का केस था जो सॉल्व नहीं हो पाया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब वो केस ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि भाई चलो ठीक है थोड़ा और एक्सटेंशन कर देते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स, तो यूजुअली आप देखते हैं कि अगर हमें स्ट्राइक करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें कि गवर्नमेंट ने इसको रेफर कर दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अब यहाँ कोई भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किया जाएगा इस डिस्प्यूट से रिलेटेड, क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने रेफर कर दिया है। लिमिटेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट जब यहाँ पर स्पेसिफाई करेगी कि भाई ये पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं अपने ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में, तो लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल कन्फाइन करेंगे एडजुडिकेशन इन्हीं पॉइंट्स पर और अपने जो भी इंसिडेंटल मैटर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया भर के बाकी भी चीजों को लेकर आ गए, जो मेन मैटर हैं उन्हीं से रिलेटेड मैटर्स को और उन्हीं पॉइंट्स को देखा जाएगा। पावर टू एड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, तो अगर डिस्प्यूट यहाँ पर एक एस्टैब्लिशमेंट का था और उसे रेफर किया गया और गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा कोई सिमिलर यहाँ पर डिस्प्यूट किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस केस में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पर रेफरेंस में दी गई हैं, हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं है लेकिन वो इंडस्ट्री सेम है, तो वहां भी हम इस चीज को, इस केस को रेफर कर देंगे। ठीक है कि भाई इसे यहाँ पर ए कंपनी का था मैटर, तो लेकिन फिर बी जो है वो भी सेम ही ऑपरेशन करती है, उनके यहाँ भी सेम डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज हो सकता है, इसीलिए इस केस में हमने बी को भी साथ में रख दिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट अपने मन से कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आपका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्या है ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल। तो एक मैटर अगर नेशनल ट्रिब्यूनल के पास चला गया, ठीक है, तो फिर बाकी कोई भी इस मैटर पर अपनी डिसीजंस नहीं देगा। कौन नहीं दे सकता है, ना तो लेबर कोर्ट और ना ही नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स।
ठीक है। अगर कोई प्रोसीडिंग्स थी जो इनके सामने थी, तो वो भी आपकी क्वेश्चन मानी जाएंगी कि भाई ये केस तो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास चला गया, अब आपका इस पर कोई हक नहीं है। गवर्नमेंट सेम मैटर को अब इनके पास में नहीं ला सकती है, बोलेगी कि भाई नेशनल ट्रिब्यूनल के पास है, यही डिसीजन लेंगे। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? नेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है। बाकी सब लोग बाद में आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो हैं, ठीक है। इसमें आपके पास में कोई भी ऐसी कोर्ट या अथॉरिटी भी आती है स्टेट लॉ के अंडर जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पर अपने डिसीजन ले रही है। आगे समझ में इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात हो रही है कि इफेक्ट क्या होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर। तो अगर डिस्प्यूट जो है वो हमने किसी नेशनल ट्रिब्यूनल में रेफर करा, इवन दो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो ट्रिब्यूनल के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रिब्यूनल न बनाती, कॉन्स्टिट्यूट करती, लेकिन गया वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में। तो ऐसी सिचुएशन में अब कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोलेंगे कि ये डीम्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इसे कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। बाकी सभी पर्पसेस के लिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही रहेगी। इस पर्पस के लिए, केवल इस एक पर्पस के लिए हम इनको डीम्ड कर लेंगे एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कॉन्टिन्यूएशन डिस्पाइट डेथ हो, तो यहाँ पर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने कोई ऐसा केस था जिसमें कि यहाँ पर हमने बाद में देखा कि वर्कमैन की डेथ हो गई किसी वजह से, तो भी ऐसा नहीं है कि केस एक्सपायर करेगा, केस उनका चलता रहेगा, ठीक है। ये पूरी समरी टेबल है जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी। तो आप वीडियो को पॉज कर चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने न्यूज उसमें बुक में भी बना सकते हो इसका नोट्स। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोसीजर्स, पावर्स और ड्यूटीज क्या हैं अथॉरिटीज की। तो सेक्शन 11 यहाँ पर प्रोसीजर्स, पावर्स एंड डिस्प्यूट्स की बात करता है अथॉरिटीज के। तो आप देखेंगे कि जो प्रोसीजर है उसमें आर्बिट्रेटर, बोर्ड, कोर्ट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सभी को क्या करना है, जो भी प्रोसीजर यहाँ पर इनको बताया गया है, जो इनको लगता है कि फिट रहेगा उसको ये फॉलो करेंगे। अब लेकिन कुछ रूल्स तो डेफिनेटली रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मन मुताबिक कुछ भी कर लोगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इनको, ऐसा नहीं है कि जो सीपीसी है आपका उसके हिसाब से एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। पावर ऑफ एंट्री की बात करें तो कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड के मेंबर्स, कोर्ट या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल के, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टैब्लिशमेंट के, मान लो यहाँ पर एक केस चल रहा था, एक कंपनी के जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन है इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ उसके ऊपर, तो यहाँ पर हमारे कंसिलेशन ऑफिसर को लगा कि मुझे कुछ चीजें खुद जाकर चेक करनी है, तो इनको एंट्री डिनाई नहीं की जाएगी। और ये अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी एग्जिस्टिंग या फिर एप्रीहेंडेड डिस्प्यूट के ऊपर तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको रीजनेबल नोटिस देना होगा ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और फैक्ट फाइंडिंग ये कर पाए। सिविल कोर्ट, पावर्स ऑफ लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स, तो अब लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास में यहाँ पर सिविल पावर्स भी होंगी। एक तो होता है कि हमारे पास क्रिमिनल वाला है जिसमें जेल हो गई, सिविल वाले में हमें नॉर्मल चीजें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर अथॉरिटीज जो हैं वो पावर्स देती है सिविल कोर्ट की अंडर सीपीसी 1908। तो यहाँ पर क्या होगा, एनफोर्स किया जाएगा अटेंडेंस यहाँ पर पर्संस का, और एग्जामिन किया जाएगा एक ओथ कि भाई सभी लोग यहाँ पर जो भी आपकी पार्टीज हैं वो प्रेजेंट हो। साथ में एक ओथ इनको दिलवाई जाएगी कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, कंपेलिंग प्रोडक्शन होगा डॉक्यूमेंट्स का, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूस की जाएंगी। कमीशंस जो हैं वो यहाँ पर इशू किए जाएंगे फॉर विटनेस एग्जामिनेशन, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स है। तो जितनी भी यहाँ पर इंक्वायरीज हो रही है उनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानकर चलते हैं आईपीसी के अंडर, जो कि हमारा आईपीसी के सेक्शन 193 के अंडर आएगा और 228 के अंडर आएगा, जिसमें कि हम इंसल्टिंग पब्लिक सर्वेंट मानेंगे या फिर परज्यूरी अगर चीजों को नहीं फॉलो किया जाता। तो जुडिशियल वेट और क्रेडिबिलिटी हमने दे दी है, और कोई भी फॉल्स एविडेंस दिया तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। अब कंसिलेशन ऑफिसर के बारे में हमने पढ़ा था, तो इनकी पावर्स क्या हैं कि भाई जो लोग हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं वो इंश्योर करेंगे, लोगों का जो भी एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स इन्हें कोई मंगवानी है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मंगवाने हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन जो है अवार्ड्स का,
या फिर अदर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का, वो भी ये वेरीफाई करेंगे। तो सेम पावर्स है इनके पास में एज यहाँ पर सिविल कोर्ट के पास में होती हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास बात हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स, कि भाई जो हमारे पास में असेसर्स हैं, तो कोर्ट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है। अब कोई कंपनी है या फिर कोई यहाँ पर इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही टेक्निकली बात करती है, टेक्निकली काम कर रही है, तो हमें तो यहाँ पर जरूरत होगी ना कि ऐसे लोग हमारे सामने आए जो कि हमें एग्जैक्टली चीजों को बता पाए। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ पर हमारे जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगी। अब आती है बात पब्लिक सर्वेंट्स की, कि भाई इनका क्या स्टेटस यहाँ पर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कंसिलेशन ऑफिसर्स, बोर्ड, कोर्ट मेंबर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमारे लेबर कोर्ट के, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स हमारे आते हैं, वो सभी पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे अंडर आईपीसी का सेक्शन 21। तो यहाँ पर फ्रिवलेस स्वीट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज इनके ऊपर नहीं होगी। ऑल्सो यहाँ पर इनकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, अब इतना सब होगा तो पैसा तो लगेगा ही, तो कुछ भी कॉस्ट यहाँ पर ये रिलेटेड कॉस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन पर रहेंगी लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल के। अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पैसा कौन देगा, किस हद तक यहाँ पर इतना पैसा देना है इनको और किस कंडीशन में देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो अरीराज है लैंड रेवेन्यू की, वो भी रिकवरेबल रहेंगे, अरीराज जो पैसा हमारे पास पे नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर बाय गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन ये भी रिकवर की जा सकती है कि भाई लैंड रेवेन्यू है, अगर उसमें से कुछ पैसा वापस अभी तक दिया नहीं गया, पे नहीं किया गया, तो फिर हम वो भी ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी फ्रिवलेस लिटिगेशन है उसको हम डेटर करेंगे, होने नहीं देंगे और फेयरनेस को इंश्योर करेंगे। फिर आता है डीम्ड सिविल कोर्ट्स, तो ये लिमिटेड पर्पसेस से हमारे पास डीम्ड है ना। तो डीम्ड में क्या हो गया कि अब यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई केस आता है तो नेशनल ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, इन सबको हमने बोला कि आपको हम यहाँ पर सिविल कोर्ट का दर्जा देते हैं इस मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अगर कुछ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, मतलब मान लो किसी ने कोर्ट की बात नहीं सुनी, कोर्ट में कुछ बदतमीजियां की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। तो ऑफेंसेस यहाँ पर अगर कोर्ट की प्रेजेंस में हो रहे हैं तो उन सब पर पनिशमेंट मिलेगी। तो अथॉरिटी दी गई है कि भाई डेकोरम को मेंटेन करो और पनिश करो लोगों को अगर यहाँ पर मिसकंडक्ट कर रहे हैं, वो प्रोसीडिंग्स होने नहीं दे रहे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड्स, ऑर्डर्स और सेटलमेंट्स, अब यहाँ पर ऑर्डर पास करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में ऑर्डर 21 सीपीसी के अकॉर्डिंग आप जाओगे कि जैसे सिविल डिक्रीज में एग्जीक्यूशन करवाया जाता है, वैसे ही यहाँ भी मेक श्योर किया जाएगा कि जो ऑर्डर इन्होंने दिया है वो फॉलो हो, ठीक है। तो एनफोर्सेबिलिटी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन फॉर एग्जीक्यूशन, तो ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, नेशनल ट्रिब्यूनल ये क्या करेंगे, अवार्ड्स, ऑर्डर्स या सेटलमेंट जो हैं वो सिविल कोर्ट्स यहाँ पर इनके पास में भेजेंगे जिनके पास में जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो कि भाई ये जो केस था, मान लो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई केस हुआ था, अब उसके ऊपर इन्होंने ऑर्डर दिया, जब इन्होंने ऑर्डर दिया तो ये एक यहाँ पर सिविल कोर्ट की अथॉरिटी रखते थे, लेकिन उसके बाद तो रहेगी नहीं, तो इसका एग्जीक्यूशन कौन कराएगा, तो जो भी उस एरिया में सिविल कोर्ट है वो सिविल कोर्ट यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कराएंगे, इसीलिए केस उनके पास में फिर जो भी अवार्ड है, जो भी फाइनलाइज किया गया हमने, उसको हम इनके पास ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सिविल कोर्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है उनको, जैसे कि उनका खुद का ही डिसीजन था। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है कि एक हाइब्रिड सिस्टम बन गया कि जुडिशियल पावर्स भी हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि भाई जरूरी नहीं है सिविल कोर्ट के हिसाब से ही जाएंगे, फैक्ट फाइंडिंग की अथॉरिटी दे दी गई है, जुडिशियल सैंक्टिटी को मेंटेन किया गया है, टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल जाता है असेसर्स के फॉर्म में अगर जरूरी है, तो एनफोर्सेबिलिटी के लिए हमने कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया सिविल कोर्ट को यहाँ पर मैटर, और चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पर कंटेंट ऑफ कोर्ट का हमें दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमें डीम्ड सिविल कोर्ट माना गया है, ठीक है। चलो चैप्टर 5 एंड 5A, तो यहाँ पर सेक्शन 22 बोलता है कि हम स्ट्राइक्स को कब प्रोहिबिट करेंगे और लॉकआउट्स को कब करना है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में।
तो ये केवल और केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इन सब पर अप्लाई होगा। तो वर्कमैन अगर यहाँ पर स्ट्राइक्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर बिना यहाँ पर नोटिस के हैं तो स्ट्राइक्स आपकी प्रोहिबिटेड रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दिया, आपको 6 हफ्ते के अंदर अंदर पहले तो नोटिस देना पड़ेगा। फिर 14 डेज के अंदर अंदर जब आपने नोटिस यहाँ पर दिया है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। बिफोर एक्सपायरी डेट तो यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि जो नोटिस में डेट मेंशन की गई है उससे पहले पहले अपनी स्ट्राइक कर दोगे। 1 जनवरी को मैंने यहाँ पर नोटिस दिया, 30 जून तक ना तो मैं कोई यहाँ पर स्ट्राइक कर सकती हूँ, ठीक है? और अगर यहाँ पर किया तो फिर मेरा ये गलत चीज़ मानी जाएगी, ये प्रोहिबिटेड है, मुझ पर केस हो सकता है। ड्यूरिंग कंसिलेशन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो जब कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या फिर जो कंक्लूजन आया उसके अगले 7 दिन तक। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स के लिए लॉकआउट प्रोहिबिटेड हैं। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लॉकआउट के लिए भी लगेंगे कि भाई आपको 6 दिन के अंदर अंदर पहले तो नोटिस देना है, ठीक है? और यहाँ पर 14 दिन के अंदर अंदर जब आपने नोटिस दिया उसके 14 दिन के अंदर तो आप कोई स्ट्राइक कर ही नहीं सकते हो और ना ही एक्सपायरी डेट से पहले। साथ में यहाँ पर कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान देना होगा कि भाई उसके टाइम पर भी आप कोई भी यहाँ पर अपना लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं करोगे अलोंग विद दैट कंसिलेशन के 7 दिन के बाद तक, ठीक है? तो 30 जून को अगर मान लो यहाँ पर मेरे नोटिस के 6 महीने कंप्लीट हुए, तो अगेन यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है? हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा नोटिस था, ठीक है, तो उसके देने के बाद में अगले 14 दिन के अंदर भी हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते? स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। अदर प्रोविजंस क्या है कि अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट जो है वो पहले से हो रहा था, तो फ्रेश नोटिस की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटिमिडेशन यहाँ पर कोर्ट, गवर्नमेंट या अथॉरिटी को भेजा जाएगा ऑन द सेम डे। अब एम्प्लॉयर को यहाँ पर नोटिस देना है, जो भी यहाँ पर या फिर रिसीव करना है, और इसको गवर्नमेंट को देना है विद इन 5 डेज, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो अगर स्ट्राइक या लॉकआउट पहले से है तो फ्रेश नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटीमेशन यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये हम क्या करेंगे? ये हम गवर्नमेंट अथॉरिटी को सेम डे पर भेज देंगे और एम्प्लॉयर यहाँ पर नोटिस जो है, जो भी उनको रिसीव हुआ है, इसको यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे या भेजेंगे गवर्नमेंट को 5 दिन के अंदर। तो भारत पेट्रोलियम यहाँ पर बीपीसीएल जो है आपका और महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन, इनके बीच में एक केस हुआ था जिसमें कि आपने देखा था कि अगर यहाँ पर आपने स्ट्राइक की और सेक्शन 22 को फॉलो नहीं किया तो वो स्ट्राइक इलीगल मानी जाएगी। याद रखना, केस लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीपीसीएल वर्सेस महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो ये सभी इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल है, ना ही केवल पब्लिक यूटिलिटी। ये वाला पब्लिक यूटिलिटी पर था, ये आपका सभी पर है। तो यहाँ पर ना तो स्ट्राइक वो आपके वर्कमैन करेंगे और ना ही लॉकआउट, अगर, ठीक है, कब अलाउड नहीं है? अगर कॉन्सुलेशन बोर्ड जो है, कॉन्सुलेशन यहाँ पर आपका चल रहा है बिफोर अ बोर्ड, तो यहाँ पर तब साथ में जब प्रोसीडिंग्स का आपका कंक्लूजन आया उसके अगले 7 दिन तक। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल प्लस 2 मंथ्स, कि आज यहाँ पर अगर ऑर्डर आया है 31 ऑफ मार्च को फॉर एन एग्जांपल, तो फिर आप अप्रैल और मई में कोई भी यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकते, ना ही लॉकआउट। अगर आर्बिट्रेशन चल रही है, गवर्नमेंट ने रेफर कर दिया मैटर को सेक्शन 10A 3A के अंडर और उसके 2 महीने के बाद तक, और ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है सेटलमेंट या अवार्ड का ऑन मैटर्स कवर्ड बाय देम। देन आता है इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो ये कब और इलीगल हैं आपके? अगर यहाँ पर ये सेक्शन 22 या 23 को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के वायलेशन को, ठीक है? तो जब हमारी स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट किया गया है यहाँ पर, या फिर लॉकआउट को रेफरेंस पीरियड के टाइम पर जो हमने नोटिस पीरियड वाला समय देखा था, या फिर आर्बिट्रेशन के टाइम पर, तो ये टाइम पर आपकी जो स्ट्राइक्स हो रही हैं अगर, तो आपका ये इलीगल माना जाएगा। एक्सेप्शन क्या है कि कोई स्ट्राइक थी जो लीगली पहले स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर ये कंटिन्यू कर रही है आफ्टर की भी रेफरेंस यहाँ पर बोर्ड
ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया गया। मेरी स्ट्राइक शुरू हुई, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस मैटर को मान लो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भेजा। तो ऐसे में मेरी स्ट्राइक इलीगल नहीं है, वो कंटिन्यू करेगी। एक लॉकआउट यहाँ पर अगर इस वजह से आया कि इलीगल स्ट्राइक की गई है या स्ट्राइक्स यहाँ पर किसी इलीगल लॉकआउट से हो रही हैं, तो फिर नॉट इलीगल माना जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पर अपना लॉकआउट इसलिए करते हैं क्योंकि वर्कर्स ने पहले से कोई इलीगल स्ट्राइक की थी, तो ये लॉकआउट इलीगल नहीं है। स्ट्राइक आपकी इलीगल थी लेकिन लॉकआउट आपका लीगल रहा। अगर उल्टा हो गया कि यहाँ पर स्ट्राइक जो है वो इसलिए की गई क्योंकि लॉकआउट इलीगल वे में करा गया, तो ऐसे में स्ट्राइक जो है वो आपकी लीगल रहेगी। सेक्शन 25 प्रोहिबिट कर रहा है और फाइनेंशियल एड, तो कोई भी पर्सन यहाँ पर ना तो फंड करेंगे और ना ही इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को फंड करेंगे, ठीक है, ना सपोर्ट देंगे। तो पर्पस क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग नहीं हो इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शंस की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट पर। या इस चैप्टर को ना अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, काफी बड़ा हो गया ये लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि उन्हें ईपीएफओ का एग्जाम देना है या यूपीएससी के लिए या फिर ईओएओ के लिए, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। साथ में गाइज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लासेस यहाँ पर जिसमें कि मैं आपको बेसिकली जो क्लासेस हैं वो फ्री में देती हूँ यूट्यूब पर, बट जो आपके कोर्सेज हैं वो हम पेड रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले, मॉक्स मिलें, साथ में यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएं, तो ये सब के लिए आपको हमारे आरपी एकेडमी से कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं rpacademy.co.in, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम आपसे प्राइसेस नहीं चार्ज करते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मिनिमम प्राइसेस आपके लिए रहेंगे एंड आपको 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे जिसमें कि पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल समरी शीट्स मिलेंगी, अलॉन्ग विद दैट आपको टॉपिक वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे, वो भी सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी कल हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के दूसरे पार्ट में। थैंक यू सो मच।